हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। ये आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि गवर्नमेंट का थर्ड पार्ट है, हमारी सरकार का तीसरा भाग है, तीसरा अंग है, तीसरा भाग है, एक ही बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन एक्सप्लेन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ से जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा कि आप फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब हिंदी में होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे अपन, पूरी बात को सुनना। सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है भाई, उसमें जज कितने होते हैं, मेन जज कितने होते हैं, मुख्य न्यायाधीश वगैरह या अन्य न्यायाधीश कितने कितने होते हैं, वो अपन को समझना है। देखो एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम पर एक चीफ जस्टिस होता था, ठीक है, एक चीफ जस्टिस और उसके बाद में सात अदर जस्टिस होते थे। ठीक है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे पहले। लेकिन 2008 में इन सब को मिला के 7 और 1 8 जो होते थे पहले, उनको मिला के अब 31 हो गए। मतलब एक तो अपना चीफ जस्टिस, ठीक है, बाकी अन्य। तो उसी तरीके से अपन इसका फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि द नंबर ऑफ जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब अपन बनाएंगे तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। तो देखो द नंबर ऑफ जजेस विद द चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस को मिलाते हुए वर इंक्रीज्ड टू 31 इन 2008, यानी कि 2008 में मुख्य न्यायाधीश को सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई है। ठीक है, कब से? 2008 से। पहले क्या सिस्टम था, 1+7, अभी क्या है 1+30। 1+30 का मतलब ये हुआ कि एक तो चीफ जस्टिस, बाकी सब अन्य हो गए, मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश, बाकी अदर हो गए 30। पहले क्या था, पहले था 1+7 ये था। लेकिन अभी वो पहले वाली बात अपन को नहीं लिखनी है, वही लिखनी है जो भी एट प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है, ओके। और हालांकि मैं अभी बता दूं अभी के कौन है हमारे चीफ जस्टिस, तो वह शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, ये मैं यहाँ भी हमारे प्रेजेंट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चेंज होते रहते हैं, तो वो एक सिस्टम है। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले पढ़ चुके अपन, जब प्रेसिडेंट की शक्तियाँ पड़ी थी, पावर पड़ी थी, राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ पड़ी थी, उस टाइम मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी, देखो मैं पूरी प्रोसेस समझाऊँ, राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में जितने जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ी, यानी मंत्रिपरिषद जितने ही मंत्री होते हैं जिनके नाम एडवाइस प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे, उनके एडवाइस के अनुसार उनको पूरे मंत्रियों को भी, अपने जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो अपने चीफ जस्टिस होंगे, इनको भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट ही नॉमिनेट करेंगे, सॉरी अपॉइंट करेंगे। ये तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तीसरा, प्रेजेंटली, लेकिन अब भी क्या हो गया, अब एक सिस्टम चेंज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर कि भारत के अंदर अभी क्या है। अभी हमारे यहाँ पर है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, पूरी बात को समझना अच्छे से है। कोलेजियम सिस्टम है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब को क्या करते हैं कि 4 सीनियर, मेरी बात को ध्यान समझना, 4 सीनियर जज होंगे। ठीक है, 4 सीनियर जो होंगे यानी वरिष्ठतम, ठीक है, वरिष्ठतम जो होंगे अपने न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक जो प्रेजेंट में अभी चीफ जस्टिस हैं। सपोज अभी जो बोबडे साहब हैं वो चीफ जस्टिस है, तो एक वो, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मतलब अभी जो एक तो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस, ये मिलके कोई नाम सुझाएंगे कि इतने जो 31 यानी कि 31 बंदों को लेना है ना, इनके नाम सुझा देंगे कि इनको जज बना दिया जाए। तो इनके नाम ये लेके राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे, तो फिर राष्ट्रपति जी डायरेक्ट उनको अपॉइंट कर देंगे। इसे बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि प्रेजेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऐसा ही सिस्टम हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ होता है, राज्यों में, स्टेट गवर्नमेंट जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर पढ़ेंगे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, अभी बात अपन सुप्रीम कोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको भी और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको भी, ध्यान समझना, दोनों के जजों को, दोनों के न्यायाधीशों को, ठीक है, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था यानी कोलेजियम सिस्टम के द्वारा
प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में की जाती है। कोलेजियम सिस्टम का मतलब 4+1, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस, यानी कि 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे मिलके किन्हीं का नाम दे देंगे राष्ट्रपति साहब को, राष्ट्रपति जी उनका नाम को नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओके। फिर एक क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द जजेस। अब जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए भाई, मुख्य न्यायाधीश या जितने भी न्यायाधीश बनेंगे उनके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले ये तो कॉमन है, ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ही हैज़ वर्कड एज ए जजेस ऑफ हाई कोर्ट और हैज़ बीन वर्कड रेगुलरली एट लीस्ट 4-5 years इन 2 या फिर मोर देन 2 अदर कोर्ट्स एज ए जज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अलग से पूछी जाएगी। चारों की चारों योग्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि वह किसी उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालय, या फिर 2 या 2 से अधिक कोर्ट जो होते हैं ना, छोटे छोटे कोर्ट भी तो होते हैं, उन न्यायालयों में लगातार, छोटे छोटे का मतलब देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट, फिर कोर्ट, फिर नीचे और कोर्ट होते हैं, वो पे सिस्टम बाद में बताऊंगा आपको। उन 2 या 2 से, या तो वो उच्च न्यायालय में काम कर ले, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। न्यायाधीश का मतलब चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुका हो कम से कम 2 अलग अलग में और 5 साल तक लगातार, ये होना चाहिए। ओके। तीसरी है, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका। अधिवक्ता का मतलब एडवोकेट, यानी कि ध्यान से सुनो, किसी उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। मेरी बात सुनना कि ही हैज़ एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स फॉर 10 years। ठीक है, 10 साल तक या तो हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका हो या फिर कोई अन्य कोर्ट का, जो नीचे कोर्ट होंगे, अपन जब पढ़ेंगे आगे, जब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब कोर्ट पढ़ेंगे नीचे, और कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नीचे कोर्ट। ठीक है। फिर चौथा, ही हैज़ बीन ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। हाँ, इसके बाद समझना, जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, पहली बात तो ये थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इसको बताऊंगा अभी चौथे पॉइंट को। दूसरी बात ये थी कि वो कम से कम 5 साल तक काम कर चुका हो हाई कोर्ट में जज के तौर पर। तीसरी बात कि वो 2 या 2 से अधिक कोर्टों में या फिर कोई अदर कोर्ट में 10 साल तक वकील रह चुका हो, 10 साल तक वकालत कर चुका हो। लास्ट चौथी बात है, राष्ट्रपति जी की नज़र में, राष्ट्रपति जी की दृष्टि में या नज़र में वह बंदा कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति जी को अगर ऐसा लगे कि वाकई इस बंदे को नॉलेज है कानून का, लॉ का, सिस्टम का, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा एक जानकार होना चाहिए कानून का, उसको भी राष्ट्रपति जी उसका जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। तो ये 4 क्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं लिखिए, यानी कि क्वालिफिकेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस रिवाइज कर लो कि वह क्या होना चाहिए, कम से कम हाई कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट पे एटलीस्ट 5 साल तक, या फिर कोई अलग अलग कोर्ट पे कम से कम 2 से ज़्यादा कोर्ट में लगातार वो क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। मुख्य न्यायाधीश का मतलब वो अपना चीफ जस्टिस रह चुका हो। फिर तीसरी बात, या फिर 10 साल तक 2 या 2 से अधिक कोर्टों में वकील रह चुका हो। और चौथी, राष्ट्रपति जी की नज़र में वह कानून का जानकार होना हो। ठीक है, होता हो। इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन थी जो आपने लिख ली। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अपना एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग, जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, अपने पहले पढ़ लिया। एक बात को ध्यान से सुनना, वैसे जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। जो भी निर्णय देगा, जो भी डिसीजन देगा, वो निष्पक्ष होगा, मतलब दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए जिसने गलती करी है उसको सज़ा मिलेगी, ये 100%। और दूसरी बात, अगर आपको शक है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कभी नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम होता है वो उसका निर्णय बिल्कुल सही माना जाएगा, जो भी डिसीजन है वो है, उसकी आप आलोचना भी नहीं कर सकते, उसकी बात की बुराई भी नहीं कर सकते जो है, क्योंकि वो हमेशा ही सही निर्णय करता है।
चाहे वो कोई सा भी डिसीजन हो जाए, वो फाइनल डिसीजन होता है। अब इसी तरह इसकी बात की जाए तो फिर इम्पीचमेंट क्यों लगाया जाएगा जब वो निष्पक्ष निर्णय करता है? तो अब एक चांस है कि देखो कोई मिस्टेक कर सकता है ना, जैसे कहा जाता है अपने हाथ की चारों उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, वो वाली बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि हो सकती है कोई मिस्टेक कर दी हो, लेकिन उस मिस्टेक को अपन नहीं कर सकते साबित। अपन कौन होता है साबित करने वाले? वो साबित करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश। वैसे तो 65 साल की उम्र तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेन 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 65 साल तक नौकरी कर सकता है। लेकिन बट इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी का मतलब 2/3 बहुमत ऑफ देयर टोटल नंबर्स ऑफ सेपरेटली प्रूव हिम इनकम्पेटेंट या फिर ए पर्सन विथ ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, यानी कि लेकिन संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, पूरी बात को पहले सुनना, पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ, 2/3 बहुमत से उसे अयोग्य घोषित कर दे, या फिर वो अगर कोई ऐसा गलत आचरण किया उसने, बिहेवियर आपत्तिजनक उसने किया हो, इस बात को साबित कर दे, प्रमाणित कर दे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव दैट जज फ्रॉम हिज पोस्ट। तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा सकते हैं। वापस बता रहा हूँ, दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसकी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 इंटू 545, अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, अगर इतने मेंबर दोनों सदन में, राज्यसभा में अलग मेंबर और लोकसभा अलग अलग होंगे, दोनों के 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में अगर पास कर दे, वो कह दे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है इसका बिहेवियर सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, या फिर उसने कोई अयोग्य है, अयोग्य का मतलब ये उसके कैपेबल, उसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन इसके पास में नहीं है, तो और इतने मेजोरिटी से बिल को पास कर दे, तो फिर राष्ट्रपति जी उसको हटा देंगे, वरना बेसिकली हटता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, ये प्रोसीजर। सैलरी अलाउंस और फैसिलिटीज़ की तो बात करें तो इनका 1 लाख रुपए तो जो जज होता है उसको मिलती है मंथली। ये चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और बाकी जो जज होंगे उनको 90,000 रुपये मिलेंगे। जैसा भी बोबडे जी हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उनको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। और बाकी नीचे जो 30 जज हैं, मैंने बताया 31 जज होंगे, तो 30 जो जज होंगे नीचे, 30 जो न्यायाधीश होंगे, उनको 30 न्यायाधीश को 90,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये भी क्या है कि चेंज होती रहती है सैलरी वगैरह। ठीक है, वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते हैं। ये लाइन इंग्लिश में नहीं लिखी क्या? चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो इंग्लिश में लिख दिया, अलाउंसेस एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। अभी 90,000 मिल रहे हैं, लाख रुपए मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों में 1.5 लाख मिलने लग जाए, इनको लाख मिलने लग जाए, वो कोई फिक्स नहीं है, ये चेंजेस इनमें होता रहता है। ठीक है, फिर है इम्यूनिटीज़। इसमें ये होता है उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्ति का मतलब कि न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई, सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ये। जजेस आर केप्ट फ्री फ्रॉम द क्रिटिसिज्म फॉर देयर डिसीजंस एंड ऑल देयर एक्शंस। जो भी काम करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे ये, ठीक है, जो भी इनका डिसीजन निर्णय होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा, उसकी आप आलोचना या क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पावर यही है। ठीक है ना, यानी कि जो भी इन्होंने डिसीजन दे दिया वो फाइनल और सही डिसीजन होगा, उसकी अपन आलोचना बिल्कुल नहीं कर सकते। छठा, चीफ लोकेशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय का मुख्य स्थान। तो मुख्य स्थान आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य स्थान अभी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में है। तो आर्टिकल 130 ये परमिशन देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस होगा वो दिल्ली में होगा। ये हमारे संविधान में बात लिखी हुई है, इसलिए पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। और राज्यों में, स्टेट्स में क्या होता है? हाई कोर्ट। जैसे कि 24 लगभग हाई कोर्ट हैं हमारे पूरे देश में, बता दूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हाई कोर्ट, क्योंकि वो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय हमेशा राज्यों में होता है, तो राज्य सरकार जब पढ़ेंगे उस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर होगा, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130। ठीक है, अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 द हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइज इन दिल्ली। ठीक है,
अब एक दो पॉइंट और रह जाते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। हाँ, तो लास्ट बात और समझो इनकी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस, यानी कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, कुछ पाबंदी है इनके ऊपर। पाबंदी क्या है कि जो हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सुनना ध्यान से ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका वो अगर रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका, न्यायाधीश रह चुका, वह अगर रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, तो उसके बाद वह किसी भी कोर्ट में या फिर किसी ऑफिसर के सामने वो किसी ऑफिसर का एडवोकेट नहीं बन सकता। समझ पा रहे हो? मतलब वो वकालत कर ही नहीं सकता। ऐसा मान लो अब उसको घर बैठना है क्योंकि वो फाइनल बड़े कोर्ट में रह चुका, अब उसके बाद में वो किसी का भी वकील नहीं बन सकता। सिंपली ये सीखना आपको। यानी कि संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वे पद से निवृत्ति के बाद, पद से निवृत्ति का मतलब होता है पद छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद, भारत में किसी न्यायालय, ध्यान से सुनना, भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। वकालत का मतलब एडवोकेट, वकील नहीं बन सकते। इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन that the person who has been a judge of the Supreme Court of India cannot advocate against any court or any officer after his retirement। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो किसी भी जज रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के बाद कहीं पर भी वकील नहीं बन सकता। ये था अपना सेकंड लास्ट वीडियो। इसके बाद में एक लास्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आएगा सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका एक ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके।